नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमनदीप और स्वागत है आप सभी का ईएनजी ग्लाइड के आज के इस स्पेशल वीडियो में। आज का ये वीडियो आपको पढ़ाने के लिए नहीं है, आपकी स्टडी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जितनी भी स्टडी आपने की थी सेमेस्टर में उसके बेसिस पर जो आपने कल एग्जाम दिया है उसमें आपने किस तरीके से परफॉर्म किया है उसको जानने और समझने को लेकर है। एईसी का फोर्थ सेमेस्टर का जो कल एग्जाम हुआ है उसमें कुछ बातें एक्सपेक्टेड तरीके से हुई हैं, लेकिन कुछ बातें अनएक्सपेक्टेड भी हुई हैं। जैसे नोट मेकिंग को लेकर ही 30 में से 12 मार्क्स का पेपर जो है वो सिर्फ नोट मेकिंग से रिलेटेड था। इसी तरीके से 12 मार्क्स का पेपर जो है वो ब्लॉग से रिलेटेड था। चॉइस भी काफी थी और ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। और इस बार जो आपका एमएलए स्टाइल शीट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है पूछा गया था। तो पेपर में जो कुछ भी पूछा गया था उसका जवाब किस तरीके से दिया जा सकता था, कैसे अलग अलग क्वेश्चंस के किस तरीके से अलग अलग पॉसिबल जवाब दिए जा सकते थे जो ग्रामर से हटकर थे, बाकी उनको किस तरीके से लिखा जा सकता था, आपने कैसे लिखा है और अगर आपने जैसे लिखा है क्या उसी तरीके से लिखा जाना था या कोई और भी तरीका था, और तरीका था तो आपको कितने मार्क्स उसमें मिल सकते हैं। इन सारी चीजों को समझने के लिए चलिए शुरू करते हैं हम आज की ग्लाइडिंग। सबसे पहले देखते हैं कि पेपर क्या था। पेपर पैटर्न आपका सिमिलर था जैसा एईसी थर्ड सेमेस्टर में आया था, क्योंकि वहां भी आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन थे और उसके बाद आपको अलग क्वेश्चन दिए थे जहां से आपको 2 अटेम्प्ट करने थे। यहाँ भी ऐसा ही था, आपको 8 क्वेश्चन थे जो शॉर्ट आंसर टाइप थे और उसमें से एनी 5 यू हैड टू अटेम्प्ट, जिसके वो 10 मार्क्स का हो जाता है। और उसके बाद 3 क्वेश्चन थे और 3 में से आपने किन्हीं 2 को अटेम्प्ट करना था। तो जो पेपर था वो एक्सपेक्टेड था, जैसा पैटर्न मैंने बताया था वीडियोज में बार बार कि वो थर्ड सेमेस्टर के हिसाब से आपसे पेपर पूछा जा सकता है। तो पेपर जो था वो उसी तरीके से था। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टाइल्स फॉर नोट टेकिंग या नोट मेकिंग। तो जो अलग अलग स्टाइल्स हैं उनके बारे में मैंने वीडियोस में बात करी थी। 2 वीडियोस जो हैं वो नोट मेकिंग को लेकर अवेलेबल थे। उसमें मैंने बताया था कि 5 टाइप्स होती हैं: लीनियर नोट्स, कॉर्नर नोट्स, माइंड मैपिंग मेथड, आउटलाइन मेथड एंड चार्टिंग मेथड। अगर 5 में से कोई 4 भी आपने लिखे हैं या मिलता जुलता आपने कोई मेथड लिखा है जिससे हम नोट्स लिख सकते हैं, जैसे बुलेट पॉइंट्स भी अगर आपने इसकी जगह पे वर्ड यूज कर दिया है कि राइटिंग इन बुलेट पॉइंट्स, तो वो भी आपका सही होना चाहिए। तो 2 वीडियो चैनल पर अवेलेबल थे नोट मेकिंग को लेकर, जिसमें मैंने डिटेल में इन सारी जो मेथड्स हैं अलग अलग उसके बारे में बात की थी। फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था उसमें आपसे पूछा गया था कि आपको मैक्सिमाइजिंग एंड मिनिमाइजिंग लैंग्वेज का एग्जांपल देना था। तो आप 1 या 2 एग्जांपल्स आप हर एक चीज के दे सकते थे, आप सेंटेंसेस में भी दे सकते थे। मैंने यहाँ जो आंसर दिया है वो सिर्फ वर्ड्स को साथ दिया है, समझाने की कोशिश करिए, बताने की कोशिश करिए कि मैक्सिमाइजिंग लैंग्वेज का मतलब होता है कि आप किसी पॉइंट को एम्फेसाइज करते हो, उसको बढ़ा चढ़ाकर या उसके ऊपर स्ट्रेस देकर आप बात करते हो। तो आप ऐसा करने के लिए जब लैंग्वेज में मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हो तो किस तरह के वर्ड्स या फ्रेजेस आप यूज कर सकते हैं: एक्सट्रीमली, एब्सोल्युटली, कंप्लीटली, एक्स्ट्राऑर्डिनरी या ट्रेमेंडस। इसी तरीके से जब चीज को मिनिमाइज करना होता है, मीनिंग को जब मिनिमाइज करना होता है, तो इसका मतलब होता है कि आप उसको जो क्लेम है उसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर देते हैं। और सॉफ्ट करने के लिए आप कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी या शब्दों का यूज करते हैं जैसे स्लाइटली, समवट, अ बिट, हार्डली, है ना, मॉडरेटली। अगर आपने ऐसे कोई वर्ड्स लिखे हैं एक एक दो दो, या आपने इसको सेंटेंसेस के थ्रू इलस्ट्रेट किया है कि मैक्सिमाइज लैंग्वेज को कैसे किया जा सकता है और मिनिमाइज इसको किस तरीके से किया जा सकता है, तो आपका जवाब जो है वो सही होगा। इसके बारे में जो हैजिंग वाला वीडियो था जिसमें कॉशियस लैंग्वेज की बात करी थी, उसमें स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज कैसे होती है, न्यूट्रल या कॉशियस लैंग्वेज क्या होती है, उन चीजों के बारे में मैंने वीडियो में डिटेल में बात की थी। तीसरा जो क्वेश्चन था वो एमएलए स्टाइल शीट के हिसाब से था। हालांकि स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे थे कि थर्ड सेमेस्टर में नहीं पूछा गया है तो हो सकता है फोर्थ सेमेस्टर में भी ना पूछा जाए, लेकिन यहाँ इस बार पूछा गया है, लेकिन सिर्फ 2 मार्क्स का है। तो आपको एक बुक का टाइटल दिया गया था, उसके ट्रांसलेटर्स दिए गए थे और इसका एडिटर का नाम दिया गया था और पब्लिकेशन डिटेल थी। तो एमएलए स्टाइल के हिसाब से जो उसका 9th जो एडिशन है उसके हिसाब से इसे 2 तरीके से लिखा जा सकता है। पहला तो ये है कि आप बुक का टाइटल सबसे पहले लिखते हैं। अगर आप बुक का टाइटल अगर आपने सबसे पहले लिखा है उसके बाद फुल स्टॉप लगाया है, तो या तो आपको इसको इटैलिक्स में लिखना था, जो कि हैंड रिटन में पॉसिबल नहीं हो पाता है आसानी से, तो आप उसको अंडरलाइन कर सकते थे। उसके बाद आपने ये फ्रेज यूज करनी थी ट्रांसलेटेड बाई, और उसके बाद दोनों ट्रांसलेटर्स के नाम एज सच जैसे यहां दे रखे हैं, एलन सुलिवन एंड टिमोथी मर्फी, इसी तरीके से लिखना था। उसके बाद कॉमा लगता, उसके बाद आता एडिटेड बाई, एडिटर कौन है, इसी तरीके से स्टेट जैसा है वैसा ही, कहीं नेम्स को आगे पीछे नहीं करना था। उसके बाद कॉमा लगा के पियर्सन पब्लिकेशन डिटेल यहाँ पे दे रखी है और 2004। अगर आपने इस तरीके से किया है तो करेक्ट है। इसके अलावा अगर आपने इसको जो ट्रांसलेटर्स हैं उनके नाम, जैसा कि मैंने वीडियोस में डिस्कस किया था, अगर आपने इस तरीके से भी किया है, तो 2 यहाँ पर जो हैं वो ट्रांसलेटर्स हैं, एलन सलिवन एंड टिमोथी मर्फी। तो जो
एल एन सुलिवन है, वो फर्स्ट ऑथर है, फर्स्ट ट्रांसलेटर है, तो उसके नाम को रिवर्स करेंगे, सरनेम पहले आएगा, कॉमा लगा के उसका फर्स्ट नेम, फिर कॉमा लगा के एंड, और फिर दूसरे ट्रांसलेटर का नाम एज सच आएगा, उसके बाद कॉमा लगा के यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसलेटर्स, क्योंकि ये राइटर्स नहीं है, ये ट्रांसलेटर्स हैं, तो यहाँ पर आपको ट्रांसलेटर्स वर्ड यूज करना था, और उसके बाद फुल स्टॉप आता, उसके बाद बुक का टाइटल, जिसे आप चाहते तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं, या आपको उसको इटैलिक्स में लिखना है। उसके बाद क्योंकि ये बुक एडिटेड है, तो आपको यहाँ पर लिखना था कि इट इज एडिटेड बाई, और एडिटेड बाई सीधा सीधा लिखा जाता है, वो भी मैंने वीडियोज में बहुत क्लैरिटी के साथ आपको बताया था वहां पे, कि इट हैज टू बी रिटन इन अ सिमिलर वे। उसमें आपको जो उसका एडिटर है उसके सरनेम को आगे पीछे नहीं करना होता है, उसके बाद कॉमा लगाते, और उसके बाद पब्लिकेशन डिटेल। तो इसके बारे में 3 वीडियोस चैनल पर अवेलेबल थे, और ये पिछले साल से ही अवेलेबल हैं, और इस बार यहाँ पर प्रश्न जो है वो पूछा गया है, तो आई होप कि ये आगे भी इस तरह के प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। जो फोर्थ पार्ट था इसका, वो था नाउन फ्रेज को लेकर, और नाउन फ्रेज को लेकर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि नाउन फ्रेज के बारे में वीडियो बनाइए, और क्या मैं वीडियो तो नहीं बनाया था इस सेमेस्टर में, वीडियो तो नहीं बन पाया, क्योंकि नाउन फ्रेज को डिटेल में समझने के लिए उसका वीडियो लंबा हो जाता, और एक टाइम कम होने की वजह से इसके ऊपर वीडियो नहीं बन पाया। लेकिन इसका जो स्टडी मटेरियल है उससे ही क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं यहाँ पर। तो जो पहला सेंटेंस था उसमें आपको आइडेंटिफाई करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। सो ऑल द क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट यहाँ पर जो है वो प्रोडक्ट्स क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, और उसके साथ में बाकी जो चीज़ें जुड़ी हैं वो सारी उसको नाउन फ्रेज बनाती हैं। सो ऑल द क्वालिटी प्रोडक्ट्स इन दिस बॉक्स आर कॉस्टली, तो यहाँ तक जो था ये आपकी नाउन फ्रेज थी। अगर आपने ऐसा लिखा है तो आपका करेक्ट है। अगर आपने सिर्फ प्रोडक्ट्स लिखा है या क्वालिटी प्रोडक्ट्स लिखा है, सो ऑल द क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी अगर आपने लिखा है तब भी चल जाएगा, एग्जामिनर उसमें से आपको आधे नंबर दे सकता है। लेकिन अगर आपने इसको पूरा लिखा है तो ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरे वाला थोड़ा ट्रिकी था, जिस ऐसे ही सेंटेंसेस की वजह से मैंने इस बार वीडियो नहीं बनाया था। तो क्यों, ताकि आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी अगर इसको ज़्यादा हम डिटेल में, फिर आपको लगेगा कि इतना लेंथी वाला चैप्टर तो हमें करना नहीं था, या इतना लेंथी सेक्शन से पता नहीं 1 नंबर या 2 नंबर का पूछा जाएगा। तो यहाँ जो ब्लॉगर्स वर इंडिविजुअल्स हु सर्व द वेब एंड लिस्टेड और लॉग्ड व्हाट दे फाउंड इंटरेस्टिंग, तो यहाँ से लेके ये यहाँ तक जो है ये नाउन फ्रेज है, जिसमें इंडिविजुअल जो है वो एक सब्जेक्ट की तरह यहाँ पर काम कर रहा है ना। तो ये आप इसे नाउन फ्रेज अगर आपने इतनी लिखी है, अगर आपने इंडिविजुअल्स हु सर्व द वेब यहाँ तक भी लिखा है, तो हो सकता है एग्जामिनर आपको कुछ मार्क्स दे दे। इसका वीडियो तो जरूर नहीं था चैनल पर, लेकिन जो टेलीग्राम चैनल पर इसके बारे में आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया था, वहां से आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डायरेक्ट ग्रामर से था, और यहाँ पर आपको 2 सेंटेंसेस दिए थे जिन्हें आपने करेक्ट करना था। पहला था द पेनेसिया ऑफ ऑल सोशल इल लाई इन डायग्नोजिंग द रूट कॉजेज। यहाँ पे पहली बात तो यह है कि जो प्रेपोजिशन थी वो गलत थी। पेनेसिया के साथ जो है वो जनरली फॉर प्रेपोजिशन यूज की जाती है, और ऑल सोशल इल की जगह पे इल्स चाहिए था, ऑल सोशल इल्स। अब क्योंकि पेनेसिया एक सिंगुलर है तो यहाँ पर लाइज आएगा, तो ये 3 करेक्शंस जो थी वो होनी चाहिए थी। जो पेनेसिया है, हालांकि हो सकता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये वर्ड भी कभी ना सुना हो, क्योंकि ये एक हाइपोथेटिकल मेडिसिन वाली जो बात है वो होती है मेडिकल साइंस में। लेकिन यहाँ पर इसको जिस तरीके से यूज किया गया है, तो एक तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये सिंगुलर कंसीडर होता है, तो सिंगुलर है तो लाइज आएगा। दूसरा फॉर प्रेपोजिशन आएगी इसके साथ, और इल की जगह पे इल जाना था। इसी तरीके से जो सेकंड सेंटेंस था, वन ऑफ द न्यू कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग, अब ये जो चीज है न्यू की जगह न्यूली आना था, न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग, और बिल्डिंग की जगह बिल्डिंग्स आना था, और यहाँ हैज है तो ये बिल्कुल करेक्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से। तो यहाँ इस चीज की समझ अगर आपको है तो आपने इसको करेक्ट किया है तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपने आधा इसको सही करा है, जैसे न्यू को न्यू ही रखा है, या न्यूली नहीं किया है, या आपने न्यूली कर दिया है लेकिन बिल्डिंग्स नहीं किया है, तो एग्जामिनर आपको अपनी मर्जी के हिसाब से यहाँ पर जो है मार्क्स दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था जो आपको कॉज एंड इफेक्ट आपको आइडेंटिफाई करना था, और सेंटेंस आपको दे रखे थे, और इतना मुश्किल नहीं था। जैसे हाई टेम्परेचर्स इन सिटीज कैन हैव सीरियस इम्पैक्ट फॉर ह्यूमन हेल्थ, तो यहाँ तो सीधा था कि जो पहला पार्ट है वो एक कॉज था, और सेंटेंस का सेकंड पार्ट जो है वो उसका इफेक्ट दिखा रहा था सीधा सीधा। कॉज क्या है, हाई टेम्परेचर जो सिटीज में हो जाता है, और उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, सीरियस इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है, फॉर ह्यूमन हेल्थ। दूसरा जो पार्ट था इसमें, उसमें अर्बन एरियाज आर हॉटर because they contain few greener spaces and mostly consist of buildings and roads। इसमें उल्टा था। उल्टा का मतलब है कि जो कॉज है वो पीछे दे रखा है सेंटेंस के। कॉज क्या है, किस वजह से होता है, दैट बिकॉज जो ग्रीन स्पेसेस हैं और जो बिल्डिंग्स हैं और रोड्स हैं वो उसका कॉज है शहरों में।
और उसका इफेक्ट क्या है? इफेक्ट है कि अर्बन एरियाज आर हॉटर। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी था, और यहाँ जो कॉज एंड इफेक्ट वाला वीडियो अगर आपने दे रखा था, ये बिल्कुल आर्गुमेंट वाला जो वीडियो था, जिसमें आर्गुमेंट्स को हम किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अगर आपने उस वीडियो को ढंग से देखा होगा तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को ठीक तरीके से अटेम्प्ट कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था, व्हाट इज अ नाउन फ्रेज, और ये गिव एग्जांपल। तो ये बहुत एक प्रिसाइज डेफिनेशन आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू प्रोवाइड कर दी गई थी और एग्जांपल्स के साथ। आई होप अगर आपने टेलीग्राम चैनल पर वो पीडीएफ को देखा होगा तो आप यहाँ 2 मार्क्स की एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन लिख पाए होंगे एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, तो वो था कि व्हाट इज द एसे वर्ब यूज्ड इन द टाइटल एंड व्हाट इज द स्पेसिफिक फोकस। ये बहुत डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाया था एसे वर्ब्स को लेकर, एक्सक्लूसिव वीडियो था ये एसे वर्ब्स को लेकर, जिसमें एसे वर्ब को किस तरीके से पहचानते हैं या टाइटल में जो अलग अलग कंपोनेंट्स रहते हैं उन्हें हम किस तरीके से अच्छे से पहचान सकते हैं, बहुत डिटेल में बात करी थी। अगर आपने वीडियो देखा था तो ये बहुत आसानी से आपने कर लिया होगा। तो इसमें जो एसे वर्ब थी वो थी डिस्क्राइब, और जो स्पेसिफिक फोकस था इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन एग्रीकल्चर। आपको एग्रीकल्चर के ऊपर जो डिफॉरेस्टेशन है उसके इफेक्ट्स को देखना था। अगर आपने वो एसे वर्ब वाला जो वीडियो देखा था तो आई एम श्योर कि आप बहुत आसानी से एसे वर्ब को यहाँ पर ढूंढ पाए होंगे। इसके बाद जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे उसमें पहला था ब्लॉग एंट्री, और ब्लॉग के बारे में एक एक्सक्लूसिव वीडियो था जिसमें ब्लॉग के बारे में मैंने बात की थी कि ब्लॉग क्या होता है, इसकी हिस्ट्री क्या है और इसको कैसे लिखा जाता है, और कैसे हम अच्छा ब्लॉग लिख सकते हैं, उसके लिए जो अलग अलग टिप्स थे उसके बारे में भी डिटेल में बात करी थी। और यहाँ पर आपको ब्लॉग लिखने के लिए आ गया, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पर आपको ब्लॉग लिखने के लिए सिर्फ टॉपिक नहीं दिया बल्कि कुछ एक पॉइंट्स भी दे दिए गए। तो ये एक मिक्स सा क्वेश्चन था। अगर आपने वीडियोस देखे थे कि बुलेट पॉइंट से हम पैराग्राफ किस तरीके से लिख सकते हैं, ये एक एक्सक्लूसिव वीडियो था कि हाउ टू राइट अ पैराग्राफ फ्रॉम गिवन बुलेट पॉइंट्स। तो अगर आपने वो देखा था और अगर आपने ब्लॉग वाला वीडियो ढंग से देखा था तो ये बहुत आसान था, क्योंकि यहाँ पर आपको ब्लॉग लिखने के लिए बुलेट पॉइंट्स भी दे रखे थे। तो जो जो पॉइंट्स आपको दे रखे थे बस आपको उन पॉइंट्स को सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना था। तो कई अलग अलग तरीके से लिखे जा सकते थे। जैसे आंसर 1 में मैंने यहाँ पे एक ये जैसे टाइटल दे दिया है ना, न्यू एरा एनालाइजिंग द ग्लोबल शिफ्ट इन पब्लिक हेल्थ। तो एक पैराग्राफ में जो उसका स्टार्टिंग वाला पार्ट आपके बुक में पेपर में दे रखा है उसको डिस्क्राइब कर दिया, और जो कीवर्ड्स वहां पर दे रखे हैं ऑलरेडी, जो वहां पर दे रखे हैं कीवर्ड्स वो वहां पर मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, अलग कलर में है, तो आप देख सकते हैं उन्हीं को यूज करके उनको सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये एक डबल टास्क था कि बुलेट पॉइंट से चाहे आप पैराग्राफ लिख लो या आप ब्लॉग की एंट्री कह लो, उसे एक ही बात है। इसका दूसरा भी हो सकता था, यहाँ हमने टाइटल चेंज कर दिया फ्रॉम मेडिसिन टू माइक्रोचिप्स द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल हेल्थ। तो यहाँ भी वही कीवर्ड जो आपको दे रखे हैं बुलेट पॉइंट्स टाइप में उनको एक्सप्लेन किया है एक पैराग्राफ में, और उसके बाद क्योंकि 2 बातें हैं यहाँ पे, मेडिसिन टू माइक्रोचिप्स, पहले मेडिसिन की बात हो रही है और उसके बाद बात करी है जो आगे आने वाला फ्यूचर है वो किस तरीके से टेक्नोलॉजी के साथ चेंज हो रहा है। तो मेडिकल साइंस में उसको किस तरीके से हम देख समझ सकते हैं उसके बारे में ब्लॉग एंट्री की बात करी गई थी। तो अगर आपने इस दोनों वीडियोस को अच्छे से देखा था तो आई होप कि आपने इस ब्लॉग एंट्री को आसानी से लिख लिया होगा। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ लिखी हुई लैंग्वेज आपकी लैंग्वेज के साथ मैच करती हो, लेकिन आपकी लैंग्वेज जो है उसकी सेंटेंस फॉर्मेशन और उसका ग्रामर जो है अगर करेक्ट है तो 10 में से बहुत अच्छे मार्क्स आप वहां पर ले सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था नोट मेकिंग वाला, हालांकि 3 में से 2 ही करने थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पेपर के सोल्यूशन में मैंने सभी को अटेम्प्ट किया है। जो नोट मेकिंग वाला पार्ट था वो खास बात थी क्योंकि नोट मेकिंग आपके सिलेबस में एज सच कहीं दिखा नहीं, लेकिन क्योंकि फर्स्ट ईयर का के सिलेबस का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और इससे रिलेटेड वीडियो चैनल पर मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए थे। यहाँ इन्होंने जो नोट मेकिंग के लिए आपको पैराग्राफ दिया था, पैसेज दिया था, वो ब्लॉग के बारे में था कि ब्लॉग की जो हिस्ट्री है उसके बारे में था। तो कई सारे तरीके से यहाँ पर नोट मेकिंग की जा सकती है, लेकिन अगर आपने किस तरीके से हम पैराग्राफ से बुलेट पॉइंट्स लिख सकते हैं, अगर आपने वो वीडियो देखा था तब आप इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट कर पाए होंगे। तो जो मेथड मैंने ऊपर बताए, देखिए 10 और 2 12 नंबर का तो आपको सिर्फ नोट मेकिंग से आ गया है, जो टेक्निकली स्पीकिंग आपके सिलेबस का एज सच कहीं दिख नहीं रहा रहने वाला पार्ट है, बुलेट पॉइंट्स वाला जरूर है। लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें क्योंकि ईएपी वाली बुक में ऑलरेडी कर रखी हैं तो वहाँ इसको किया, पेपर में अगर आपसे ये पूछा गया है तो इसे हम आउट ऑफ द सिलेबस तो नहीं कह सकते। तो पहला था आउटलाइन मेथड है, और अगर आपने आउटलाइन मेथड वाला वीडियो देख रखा है नोट मेकिंग वाला, तो आउटलाइन मेथड के थ्रू आप कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 इस तरीके से, क्योंकि 4 उन्होंने कंपलसरी रखे कि 4 नोट मेकिंग करनी है, तो यहाँ आप इस तरीके से मेन पॉइंट्स बनाकर और उसके बाद उसको बुलेट पॉइंट्स में, या ये बुलेट्स हैं बुलेट पॉइंट्स में आप इसे कन्वर्ट कर सकते थे। अगर आपने ये हेडिंग्स वाले पार्ट नहीं भी दिए हैं अपने उसमें, तब भी आपका जो है वो करेक्ट माना जाएगा। इसके बाद
इसी के लिए नोट मेकिंग के लिए दूसरा मेथड, अगर हम कॉर्नल मेथड अपनाते हैं जिसमें हम किसी भी पैसेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, पहला है मेन पॉइंट, दूसरा है डिटेल्स और तीसरा है समरी। अगर आपने इस तरीके से कॉर्नल मेथड को अप्लाई करके नोट मेकिंग करी है तब भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगर आपने लीनियर नोट्स लिखे हैं, सिंपल लीनियर नोट्स बुलेट पॉइंट्स टाइप में और सेंटेंसेस फॉर्मेशन में, तब भी आपकी जो मार्क्स हैं वो अच्छे मिलेंगे। तो आपने तीनों तरीकों से, या कोई चौथा तरीका भी अगर आपने अपनाया है, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं, तो कोई भी आपका यहाँ पर गलत होने वाला नहीं है। लेकिन डिपेंड करता है कि जितना भी बातों को यहाँ पैसेज में टच किया गया है उसके राइटर के द्वारा, वो क्या आपने अपने बुलेट पॉइंट्स में अच्छे तरीके से कवर किए हैं। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन था वो था कि मेन आइडियाज और एविडेंस को ढूंढना। तो इसका भी एक एक्सक्लूसिव वीडियो था जिसमें मैंने आर्ग्यूमेंट्स की बात करी थी कि कैसे हम अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स को ढूंढ सकते हैं, एविडेंस क्या होता है, एग्जांपल्स क्या होते हैं, बहुत डिटेल में। वो काफ़ी लंबा वीडियो था, लेकिन वहाँ से सीधा 10 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया है। तो अगर आपने वो वीडियो देखा था तो आई होप कि आप बिल्कुल इसी तरीके से लिख पाए होंगे। कई तरीके से इसे हम लिख सकते हैं मेन आइडियाज और एविडेंस को। अगर आप चाहो तो मेन आइडियाज को इस तरीके से सिर्फ कैप्शन के साथ लिख सकते हैं, ऑडियंस एज कंज्यूमर्स और शिफ्ट टू इंफरटेनमेंट, और उसके बाद उसको थोड़ा सा डिटेल कर सकते हैं। ये जो डिटेल है, ये जो पॉइंट हैं ये वाले, इनकी ये वाले जो हैं ये बेसिकली एविडेंसेस है कि कहाँ से हमें पता चल रहा है कि ऑडियंस जो है वो कंज्यूमर है ना, उनको कंज्यूमर्स के रूप में कंसीडर किया जा रहा है, या कहाँ हमें पता चल रहा है कि जो शिफ्ट है वो इंफरटेनमेंट की तरफ जा रहा है। तो ये जो चीज़ है यहाँ जो नीचे लिख रखी है ये वाली, ये जो चीज़ है ये जो है वो एविडेंस है। अगर आपने इस तरीके से किया है तो भी करेक्ट है। तो आपने 4 वहां पर बोला था कि कम से कम 4 मेन आइडियाज आपको ढूंढने हैं और उसके 4 एविडेंसेस बताने हैं। वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में बात करी थी और टेलीग्राम चैनल पर इसके बारे में बहुत सारी एक्सरसाइज भी दी थी। अगर आपने वो एक्सरसाइज करी होगी तो आप इसको जरूर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए होंगे। दूसरा तरीका ये था कि आप मेन आइडिया को इस तरीके से हेडिंग में लिख देते और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते और उसके बाद एविडेंस बता देते कि ये जो हेडिंग है और इसकी जो ये एक्सप्लेनेशन है, ये मेन पॉइंट है, तो ये कहाँ से निकल रहा है। इसी तरीके से नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, तो 4 आपको बताने थे। कोई भी 4 हो सकते हैं, हालांकि इस पैसेज में 4 से ज्यादा थे, मैं आपको बता दूं। जहां जो मेन आइडियाज थे और उसके जो एविडेंसेस थे वो 4 से ज्यादा थे। तीसरा तरीका ये भी था जो मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अडॉप्ट किया होगा, वो था कि मेन आइडिया क्या है और एविडेंस क्या है। बारी बारी करके बताएंगे। मेन आइडिया नंबर 1 उसका एविडेंस, मेन आइडिया नंबर 2 उसका एविडेंस, मेन आइडिया नंबर 3 उसका एविडेंस, मेन आइडिया नंबर 4 और उसका एविडेंस। तो इस तरीके से अगर आपने किया है, जो मुझे लगता है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स ने इसी तरीके से इसको अटेम्प्ट किया होगा, तब भी आपका जो है वो सही माना जाएगा। तो किसी भी तरीके से अगर आपने हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स ने चार्ट बनाकर या टेबल बनाकर किया हो कि लेफ्ट साइड पे आपने एक मेन आइडिया लिख दिया और राइट साइड पर जो है वो उसका आपने एविडेंस लिख दिया कि ये कहाँ से पता चल रहा है, तब भी आपका जो जवाब है उसे सही माना जाएगा। तो यहाँ जितने भी क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करके दिखाया है, उनको लेकर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपने किया है पेपर में वो डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ मार्क्स लेकर आएगा। और मुझे लगता है कि अगर आपने ये वीडियोस अच्छे से देखे होंगे जिनकी मैंने बात करी थी, तो आपने डेफिनेटली बहुत अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट किया होगा। और दूसरी बात कि जितने भी जो आपके क्वेश्चंस थे एग्जाम में, वो क्योंकि सारे इन वीडियोस के थ्रू वो सारे के सारे टॉपिक्स को कवर किया गया था। और अगर आपको लगता है कि इन वीडियोस के थ्रू आपकी हेल्प हुई है, तो मैं यहाँ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने जूनियर स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में हैं या जो आगे आने वाले हैं फर्स्ट ईयर में, उनको जरूर रिकमेंड करें कि वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें, ताकि जो वीडियोस आने वाले टाइम में अपलोड होते हैं उनकी नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे और जो भी स्टडी मटेरियल चैनल पर अवेलेबल है उसको वो एक्सेस कर सकें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको फिर से एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो आप बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। 5th सेमेस्टर में AEC का जो पेपर है वो नहीं कंडक्ट किया जाएगा। हालांकि 6th सेमेस्टर में जो BA का कोर्स है उनके लिए 6th सेमेस्टर में AEC एक बार फिर से आएगा। तो मिलेंगे 6th सेमेस्टर के नए वीडियोस में नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।